Good morning, everyone. Welcome in social science class. Dear students, we had started history, chapter 1, the French Revolution, and in this chapter, we had already discussed and started the topic, Did Women Have a Revolution? We all know the condition of a woman was not good during this time. After the revolutions, we all understand the women faced so many problems. They did not have access to education and did not have job trainings. They do all domestic chores and didn't enjoy the political right. So today we will continue this topic, and we start from this line. Next para. In the early years, the revolutionaries government did introduce laws that helped the women to improve the lives. जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी बेटा अर्ली ईयर्स में आफ्टर रेवोल्यूशन, उन्होंने बहुत सारे लॉज इंट्रोड्यूस किए थे जिससे वुमेंस की जो लाइफ थी वो इम्प्रूव हो सकती थी. क्या किया उन्होंने, क्या चेंजेस किए, क्या लॉज बनाए. टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, उन्होंने क्या किया, स्कूल्स बनाए और स्कूलिंग जो थी कंपल्सरी कर दी थी सभी गर्ल्स के लिए. देयर फादर्स कुड नॉट लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल. जो उनके फादर्स थे यानी कि जो फ्रेंच गर्ल्स थी, उनके लिए क्या रूल्स बना दिए गए कि उनके फादर जो है उनको फोर्स नहीं कर सकते मैरिज करने के लिए उनकी विल के अगेंस्ट बेटा. मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली और रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ. एक सिविल लॉ बना दिया, ठीक है, जिसमें जो गर्ल है वो अपनी विल से मैरिज कर सकती है, उसको कोई फोर्सफुली उसको मैरिज करने के लिए जो है मजबूर नहीं करेगा. डाइवोर्स जो है लीगल कर दिया गया और इसको वुमेन और मेन दोनों ही ले सकते थे, यानी कि दोनों को इक्वलिटी दे दी. वुमेन जो है कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स एंड बिकम आर्टिशंस और रन स्मॉल बिजनेस. तो थोड़ी बहुत जो लॉज बनाए उनसे उनकी जो कंडीशंस थी उनमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ. एजुकेशन जो है वो ले सकती थी और भी उनके लिए अच्छे जो गवर्नमेंट ने, जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स ने लॉ बनाए थे. लेकिन अभी भी क्या फेस कर रही थी वुमेंस, स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे. और ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर यानी रॉबस्पियर का जो टाइम पीरियड था उसमें क्या किया गया, न्यू गवर्नमेंट ने इश्यूज़ किए ऑर्डर्स, क्या लॉ बना दिए कि क्लोजर्स ऑफ वुमेंस क्लब और बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. वुमेंस क्लब जितने भी हैं उनको क्लोज कर दिया जाएगा और उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर बैन लगा दिया जाएगा. ये किसने स्टेप उठाया, रॉबस्पियर ने. और मैनी प्रोमिनेंट वुमेंस वर अरेस्टेड और नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड. बहुत सारी जो फेमस वुमेंस थी जिन्होंने रेवोल्यूशनरी क्लब बनाए थे, जैकोबिन्स क्लब बनाए थे, उनको अरेस्ट करके उनको फांसी की सज़ा दे दी थी रॉबस्पियर के टाइम में बेटा. वुमेंस मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट और इक्वल वेजेस, इन दोनों राइट्स के लिए जो है नेक्स्ट 200 ईयर्स तक जो महिलाओं ने, जो वर्ल्ड की महिलाएं थी, फ्रेंच वुमेंस ने तो किया था स्ट्रगल, लेकिन उनसे मोटिवेट होकर जो वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ की वुमेंस थी उन्होंने भी आने वाले 200 सालों तक पॉलिटिकल राइट के लिए और इक्वल वेजेस के लिए खूब स्ट्रगल किया. और फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट. और ये इंटरनेशनल लेवल पर एक सफरेज मूवमेंट बन गया लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में. यानी कि जो दूसरी महिलाएं थी वो भी इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई और उन्होंने भी अपने अपने कंट्रीज़ के अंदर अपने पॉलिटिकल राइट के लिए आवाज़ उठाई. और जो एग्जाम्पल है इसमें, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स वाई केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी.
तो ये जो एग्ज़ाम्पल्स है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का जो फ्रेंच वुमेंस ने किया था रेवोल्यूशनरी ईयर्स में, उनसे बहुत सारी जो मेमोरीज थी वो इंस्पायरेबल थी। और फ्रेंच जो वुमेंस का स्ट्रगल था वो 1946 में एंड हो गया, क्योंकि 1946 में जो वुमेंस थी फ्रांस की वन द राइट टू वोट। ठीक है बेटा, तो 1946 जो ईयर्स था उसमें वुमेंस को भी यूनिवर्सल डॉट फ्रेंचाइज मिल गया था। यहाँ पर हम एक फिगर देख रहे हैं बेटा, सोर्स ई। तो ओलंप द गूज है ये महिला जो है, प्रोमिनेंट जो है लेडी है फ्रेंच। इसने क्या किया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन अपने लिए जो वुमेंस का जो है कॉन्स्टिट्यूशन अलग से डिक्लेरेशन किया, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ओलंप द गूज ये पॉलिटिकल एक्टिव वुमेन थी और रेवोल्यूशनरी वुमेन थी फ्रांस के अंदर। और 1791 के बाद इन्होंने अपना एक संविधान तैयार किया था, और जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन किया था, क्योंकि इसमें जो पुरुषों का था उसमें महिलाओं को कोई भी राइट नहीं मिला था। तो उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, एक डिक्लेरेशन जो है ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन बनाया। और जो क्वीन थी और मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन। और 1793 ओलंप द गूज क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट। जैकोबिन जो गवर्नमेंट ने इनको जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और इनके जो क्लब्स थे वो बंद कर दिए। और शी वाज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन, जो रॉबस्पियर ने एक ट्रिब्यूनल जो कोर्ट बनाई थी उसमें इनको सज़ा मिली। इनके ऊपर देशद्रोही ट्रीजन्स क्या होता है, जो देश के अगेंस्ट, जो नेशन के अगेंस्ट काम करते हैं, वो मुकदमा चला और इनको फांसी की सज़ा दे दी थी जैकोबिन क्लब्स के टाइम पीरियड में बेटा। ये जो उन्होंने डिक्लेरेशन किया था उसमें अपने लिए जो राइट थे वो क्या थे कि वुमेन भी बॉर्न फ्री है और इक्वल टू मैन इन राइट्स है। तो ये एज इट इज़ उन्होंने अपने राइट्स मांगे। और क्या किया उन्होंने, सॉवर्जिनिटी और नेशन और यूनियन ऑफ वुमेन्स एंड मैन, ये चीज़ें जो हैं, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, ये राइट्स जो है वुमेन्स ने अपने लिए किए। और एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच ये भी मांगा उन्होंने कि उनको बोलने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, और जो फीमेल और मेल हैं इक्वल ही हैं। ठीक है, सम्मान उनको इक्वल मिलना चाहिए, वेजेस इक्वल मिलने चाहिए। तो ये जो कुछ राइट्स थे वुमेन्स के, ये इन्होंने डिक्लेयर किया था बेटा, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिमांड की थी अपने लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी क्या होता है बेटा, दास जो होते हैं, जो बेगारी सिस्टम होता है जिसमें बिना जो है पैसे दिए काम करवाना। तो ये जो दास प्रथा थी फ्रांस में बहुत ज़्यादा थी, और इसको अबॉलिश करने के लिए टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट्स बनी थी उन्होंने एफर्ट्स किए थे बेटा। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन रिजाइम वाज द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज़। तो जो रॉबस्पियर था उसके टाइम में, क्योंकि 1 ईयर का टाइम था उसका पावर में रहा वो, तो उसने स्लेवरी को फ्रेंच कॉलोनीज़ में से रिमूव करने का, अबॉलिश करने का जो है जिम्मा उठाया। कॉलोनीज़ इन द कैरिबियन, मार्टिनिक, गाडलॉप और सैन डोमिंगोस वर इम्पोर्टेंट सप्लायर्स और कमोडिटीज सच एज तंबाकू, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। ये तीनों एरिए जो थे, यहाँ से क्या सप्लाई होती थी, किन कमोडिटीज़ की, तंबाकू, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी। बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियन टू गो, लेकिन जो यूरोपियंस थे वो इतनी दूर जाना नहीं चाहते थे इन इलाकों में। ये जो कैरिबियन द्वीप है ये यूएसए में है बेटा, और यहाँ पर बागान थे फ्रांसीसियों के, जो यूरोपियन कंट्री से उनके, और वहाँ पर लेबर की ज़रूरत थी, क्योंकि तंबाकू, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी की जो कल्टीवेशन थी उनके लिए लेबर चाहिए होती थी, और यूरोपियन खुद जाना पसंद नहीं करते थे इतनी दूर डिस्टेंस इलाकों में। और अनफैमिलियर लैंड, यानी कि उस जो लैंड से वो अनफैमिलियर थे,
और जिससे क्या हुआ कि शॉर्टेज ऑफ लेबर रहती थी प्लांटेशन में, कि अब जो खेती है उसका कार्य कौन करेगा। तब जो है इस डिमांड को पूरा करने के लिए, लेबर की डिमांड को पूरा करने के लिए एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड शुरू हुआ यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में बेटा। ठीक है, लेबर की जो डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ बिटवीन यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के अंदर बेटा। जो स्लेव ट्रेड था बिगन इन दी 17th सेंचुरी और फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्दे और नांते। ये टू जो है आपकी बोर्दे और नांते फ्रांस के मैप के अंदर हमने देखा था, ये बंदरगाहें थी, पोर्ट था। और यहाँ से जो अफ्रीका कोस्ट था वहाँ से स्लेव्स को ख़रीदा जाता था। लोकल जो चीफ्टेंस होते थे और ब्रांडेड एंड शैकल द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स, यानी कि इनको एक सामान की तरह बांध कर चेनों के साथ इनको शिप के द्वारा अफ्रीका से कहाँ लाया जाता था, फ्रांस के अंदर, और इन दोनों पोर्ट्स के ऊपर इनको उतारा जाता था। ठीक है, 3 months की जो लॉन्ग जो जर्नी थी, कहाँ से कहाँ, अटलांटिक टू दी कैरिबियंस, दे वर सोल्ड टू प्लांटेशंस ओनर, यानी कि अफ्रीका में से लाकर इनको बोर्दे और नांते में बेचा, जो है इनका व्यापार होता था, इनकी जो है ख़रीद फरोख्त होती थी। फिर यहाँ से इनको आगे कैरिबियन द्वीपों में जो आइलैंड से वहाँ भेजा जाता था और वहाँ पर प्लांटेशंस ओनर को इनको बेच दिया जाता था। इस तरह से पहले ये अफ्रीका से आते थे और बोर्दे और जो नांते हैं वहाँ पोर्ट के ऊपर इनको उतारा जाता था जहाँ पर इनकी बोली लगती थी। फिर वहाँ से जो ट्रेडर थे इनको अमेरिका जो ले जाते थे बेटा। तो यानी कि ये 3 महीने की जो लंबी यात्रा थी उसके बाद इनको प्लांटेशन ओनर के हाथों दे दिया जाता था और फिर एक्सप्लॉयटेशन होती थी इनकी स्लेव लेबर की। और इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो। ये व्यापार इसलिए होता था ताकि इस लेबर से काम करवाया जाए प्लांटेशंस के अंदर, और जो डिमांड है यूरोप की मार्केट के अंदर, किस चीज़ की डिमांड थी बेटा, तंबाकू, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी। तो ये जो है क्रॉप अच्छे से कल्टीवेट कराने के लिए इन लेबर्स की हेल्प ली जाती थी और खूब जो डिमांड थी मार्केट की उसको पूरा किया जाता था। पोर्ट सिटीज़ लाइक बोर्दे एंड नांतेज, बोर्दे और नांतेज और दियर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। अब ये जो दोनों पोर्ट्स थे फ्रांस के, ये अपनी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए जाने जाते थे। और यही ऐसा क्यों था, क्योंकि यहाँ से स्लेव ट्रेड होता था, जो दास थे उनको ख़रीदा और बेचा जाता था बेटे। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस, यानी कि इन लोगों की जो बेचारों की मिजरेबल कंडीशंस थी, जो निग्रोस थे लाए जाते थे अफ्रीका से, काले रंग के लोग, तो इनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन था और इनके साथ जो बिहेवियर होता था उसके बारे में बहुत कम ही किसी सरकार ने सोचा था बेटा। तो 18th सेंचुरी में थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि स्लेव जो हैं वो भी इंसान है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नेशनल असेंबली ने ये मुद्दा उठाया और डिबेट की और क्या किया कि राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन दी कॉलोनीज़, कि जो राइट ऑफ मैन है जो फ्रांस में लोगों को मिल गए हैं, तो जो फ्रांस की कॉलोनीज़ हैं, जो कैरिबियन द्वीप थे वो भी फ्रांस के अंडर ही थे, तो वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी डिमांड की गई कि उनको भी राइट ऑफ जो है पॉलिटिकल राइट मिलने चाहिए, राइट टू वोट मिलना चाहिए, उनके अपने जो है राइट टू लाइफ मिलना चाहिए। तो ये डिमांड उठ रही थी नेशनल असेंबली के अंदर, बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज। लेकिन नेशनल असेंबली में डिबेट्स हुई, कोई कानून नहीं बन सका, क्योंकि जो अपोजिशंस थी, जो बिजनेसमैन थे, उनकी इनकम डिपेंड होती थी स्लेव ट्रेड पर, और जब उनको इनकम होती थी तो वही बिजनेसमैन जो थे वो टैक्स देते थे। नेशनल असेंबली का इनकम सोर्स क्या था, बिजनेस, और जो ट्रेडर्स थे, रिच क्लास थी, वही जो है उनकी इनकम का सोर्स थे बेटा।
अगर वो ऐसा करते तो जो अपोजिशंस थी, जो बिजनेसमैन थे, वो अगेंस्ट हो जाते। तो इसलिए नेशनल असेंबली कोई भी कानून पास नहीं कर पाई। और फाइनली जो कन्वेंशन बनी 1794 में, उन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस। उनके लिए एक कानून बना दिया। लेजिस्लेटेड क्या होता है, एक ऐसा विधेयक पास कर दिया जिसमें सभी स्लेव्स को फ्री कर दिया। दिस हाउएवर टर्न आउट ऑफ ए शॉर्ट टर्म। अब कन्वेंशन ने जो स्टेप उठाया वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए चला, ठीक है, क्योंकि 1804 में जो है नेपोलियन सत्ता में आ जाता है। तो ये 10 ईयर्स के अंदर, ये शॉर्ट टाइम पीरियड में ये लेजिस्लेटिव जो रूल बना था वो फॉलो हुआ। लेकिन नेपोलियन जब सत्ता में आया उसने क्या किया, री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। जो ट्रेड था स्लेव का वो दोबारा से री इंट्रोड्यूस कर दिया। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टैंड दियर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज in pursuit of their economic interests. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848. अंडरलाइन करेंगे इसको। निग्रोज क्या होते हैं बेटा, ए टर्म यूज फॉर द इंडिजीनियस पीपल्स ऑफ अफ्रीका। इंडिजीनियस क्या होता है, नेटिव्स, जो वहाँ के रहने वाले थे और कलर में ब्लैक थे, सहारा के जो साउथ में रहते थे। इट इज़ अ डेरोगेटरी टर्म नॉट इन अ कॉमन यूज़ एनी लॉन्गर। यानी कि उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर था उसकी वजह से उनको निग्रोज बोला जाता था, यानी कि जो जंगली कहते हैं। तो ये जो इमेनिस्पेशन क्या होता है, एक्ट ऑफ फ्रीइंग। जो उनके साथ मिसबिहेव किया जाता था उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो फ्रांस के अंदर गवर्नमेंट्स बनी थी उन्होंने स्टेप उठाए थे। लेकिन नेपोलियन की वजह से फिर दोबारा से स्लेव ट्रेड स्टार्ट हो गया था, क्योंकि नेपोलियन जो बिजनेस क्लास के लोगों को खुश करना चाहता था। लेकिन लास्टली जो है 1848 जो थर्ड रेवोल्यूशन होती है फ्रांस के अंदर, उसके बाद से मोनार्की सिस्टम टोटली ख़त्म हो गया। तो साथ में जो स्लेव ट्रेड था वो भी फ्रेंच कॉलोनीज़ के अंदर से अबॉलिश हो गया था बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक देखें, रेवोल्यूशंस एंड एवरीडे लाइफ। सिंपल टॉपिक है कि जैसे फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशंस हो रही थी, 3 रेवोल्यूशंस हुई हैं 1789, 1830 और 1848। तो इस टाइम पीरियड में जो आम लोगों की लाइफ थी, तो फर्स्ट रेवोल्यूशन के बीच में दिखाया हुआ है कि जो एवरीडे लाइफ थी, जो दूसरे लोगों की लाइफ थी जिनको कोई पॉलिटिक्स से या गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं होता, तो वो उनकी लाइफ कैसी थी बेटा। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस हैं, कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोज पीपल्स वियर। जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ा कि लोग राजा से खुश नहीं थे, ठीक है, राजा को सत्ता से उखाड़ देना चाहते थे। तो जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, जो लोग कपड़े डालते हैं या लैंग्वेज बोलते हैं या जो बुक्स रीड करते हैं, उसमें कोई चेंजेस ला सकती है। द ईयर्स फॉलोइंग 1789 फ्रांस saw many such changes in the lives of men, women और चिल्ड्रन। तो 1789 में जो रेवोल्यूशन होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की लाइफ में। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स took it upon themselves to pass laws that would translate the ideas of liberty, equality into everyday practices। तो जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स थी, ठीक है, जैकोब इनकलाब्स हैं या नेशनल असेंबली हैं, तो ये जो गवर्नमेंट्स बनी थी उन्होंने बहुत सारे कानून पास किए और लोगों के अंदर जो आइडियल्स थे लिबर्टी के या इक्वालिटी के, उनको वो अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने लग गए। क्योंकि इन्हीं की वजह से जो आइडिया था फ्रीडम का, इक्वालिटी का, लोगों को पता चला और थर्ड स्टेट के लोगों ने रिवोल्ट किया बेटा। तो वन इम्पोर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट, अब इसका एग्जांपल है कि जो लॉ बना था आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल इन द समर 1789 की जो बास्टिल के जेल पर अटैक हुआ था, तो उसके बाद एक कानून बनाया गया, नेशनल असेंबली ने बनाया। क्या कानून बनाया? इट वाज द अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप।
सेंसरशिप जो है यानी कि जो मीडिया के ऊपर बैन लगाया हुआ था लुईस 16 ने, उसको अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया। मीडिया को फ्री कर दिया, क्योंकि जो मीडिया है वो बेटा लोगों की आवाज़ होती है। तो लोगों की आवाज़ जो थी उसको फ्री कर दिया गया। राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, ये राइट जो है 1789 के बाद जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसमें लोगों को मिल गए। इन द ओल्ड रिजाइम और रिटर्न मटीरियल और कल्चरल एक्टिविटीज़, यानी कि ओल्ड रिजाइम के रिजीम जो था लुईस 16 या जो भी बूरबो डायनेस्टी के लोग थे उनका कंट्रोल होता था। रिटर्न मटेरियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे बुक्स हैं, न्यूज़पेपर, प्ले, ये पब्लिश नहीं हो सकते थे और परफॉर्म्ड नहीं कर सकते थे आफ्टर दैट दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग। तो इनको सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। जब तक राजा अप्रूवल नहीं देता था तब तक लोग जो है ये जो बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, ये प्रिंट नहीं होते थे। तो क्रिटिसिज्म को ख़त्म करने के लिए सेंसरशिप लगाई हुई थी डिक्टेटर्स ने पूरे यूरोप के अंदर। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, नेचुरल राइट, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, बुक्स, प्रिंटिंग, पिक्चर्स फ्लडेड टाउन इन फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल्ड रैपिडली इन टू दी कंट्री साइड। जैसे ही सेंसरशिप ख़त्म हुई तो ये चीज़ें जो थी न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, बुक्स, ये इनकी इतनी बाढ़ आ गई थी कि मार्केट के अंदर ये शहरों से गांव के अंदर, कंट्री साइड क्या होता है बेटा, देहाती इलाके, यानी कि ये चीज़ें जो थी इतनी स्पीड से लोगों के पास पहुंच गई कि दे ऑल डिस्क्राइब्स एंड डिस्कस द इवेंट्स चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। जो भी पैलेस के अंदर या राजा जो चेंजेस करता था लोगों को तुरंत पता चल जाता था। किसकी वजह से? ये मीडिया की वजह से बेटा। फ्रीडम ऑफ द प्रेस मेंट दैट अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। फ्रीडम ऑफ द प्रेस यानी कि जो सेंसरशिप थी उसको ख़त्म करने से क्या हुआ कि लोग जो थे उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल गई थी। दे कुछ भी वो एक्सप्रेस कर सकते थे। ईच साइड्स आउट टू कन्विंस द अदर सीट्स ऑफ पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। प्रिंट के माध्यम से यानी कि लोग अपने विचारों को दूसरे लोगों तक ईजिली पहुंचा सकते थे। इसी तरह प्ले, सॉन्ग्स, फेस्टिव सक्सेशन क्या होते हैं, प्रोसेशंस, जो उनके मेले थे, त्यौहार थे, उसके थ्रू जो है लोग इकट्ठे होने लग गए और उनके विचारों का जो है वो अपने विचार एक्सचेंज करने लगे। इससे क्या हुआ, अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। दिस वाज वन वे दे कुड ग्रैस्प और आइडेंटिफाई दी आइडिया। जैसे ही वो आपस में मिले, विचारों का आदान प्रदान हुआ, तो उससे क्या हुआ, लिबर्टी और जस्टिस। पॉलिटिकल फिलोसफर्स रोट अबाउट लेंथ इन टेक्स्ट विच ओनली हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड। तो लोग जैसे इकट्ठे होकर आपस में डिस्कस करने लगे तो जो नहीं पढ़ सकते थे उनको भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनके बारे में पता चलने लग गया। ये देख सकते हो आप फिगर 15 में, ये जस्टिस टेंजिबल कर रहे हैं एनोनिम्स प्रिंट ऑफ 1719 कि सब लोग मिलकर जो है ये क्लब्स हैं, कॉफ़ी हाउसेस हैं जिसमें डिस्कशंस होती थी, लोग अवेयर होते थे। हाँ जी, लास्ट टॉपिक है कंक्लूज़न, निष्कर्ष। 1804 में क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कर दिया, यानी कि क्राउन क्या होता है, वहाँ का सम्राट बन गया। ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोसेसिंग डायनेस्टीज, क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस मेंबर ऑफ हिज फैमिली। तो जैसे ही 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बनता है फ्रांस का, तो उसने क्या किया, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे जो उसके पड़ोस में थे, यानी कि फ्रेंच कंट्री के जो नेबरिंग कंट्रीज थे उनको भी डिस्पोजेस कर दिया, यानी कि उसके ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया। बहुत सारी डायनेस्टीज़ को ख़त्म करके नए किंगडम बनाए और उन किंगडम्स के जो हेड थे वो अपनी फैमिली मेम्बर बना दिए। नेपोलियन को किस रूप में देखा जाता है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप, कि वो एक निर्माता था, आधुनिक निर्माता यूरोप का। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम, वेट मेजर्स और डेसिमल सिस्टम्स। तो अपने पावर में आने के बाद उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स किए, कुछ इम्प्रूव किया
कानून बनाए, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कानून बना दिया, यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया वेट और मेजर्स का। तो ये हम डिटेल में आगे 10th क्लास में पढ़ेंगे बेटा, कि इसने जो नेपोलियन कोड बनाया था उसमें जितने भी इलाकों को जीता था उसमें एक जैसी यूनिफॉर्म सिस्टम शुरू किया था वेट और मेजर्स का, क्योंकि सब जगह पर अलग अलग बार और मापने का जो है मेज़रमेंट था। तो ट्रेड बहुत डिफ़िकल्ट था फ्रांस के साथ, जो नेबरिंग कंट्रीज उनके अंदर उनकी करेंसीज भी अलग अलग होती थी, उनको टैक्स भी अलग अलग देने पड़ते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको रिमूव करके एक सिस्टम बना दिया नेपोलियन ने, ताकि उसके टाइम में जो व्यापार है वो विकसित हो और जो राज्य का जो इनकम है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। इनिशियली मैनी सा नेपोलियन एज अ लिबरेटर। स्टार्टिंग में जब इसने ये सारे सुधार किए, चेंजेस किए, तो लोगों को लगा कि नेपोलियन जो है वो उनको आज़ादी दिलवाएगा, लिबरेटर के रूप में उसको देखा गया। और लोगों के लिए क्या लाएगा, वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन थोड़े टाइम बाद लोगों को पता चल गया कि जो नेपोलियन है वो एम्बिशियस रूलर है। उसका एम्बिशन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेड करना, यानी कि युद्ध करना, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रांस की टेरिटरी को बढ़ाना और मजबूत करना। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू 1815। लेकिन उसकी बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए जो दूसरे कंट्रीज थे, पावरफुल कंट्रीज थे, जिसमें ब्रिटेन, प्रशा, ऑस्ट्रिया, रशिया, ये ताकतें जो थी ये सारी मिल गई और वाटरलू में इसको जो है नेपोलियन को हरा दिया 1815 में। मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरिड आउट रेवोल्यूशनरी आइडिया, लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज पार्ट्स ऑफ यूरोप हैड टू इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियंस हैड लेफ्ट। तो ये जो सुधार किए थे उसको बाद में भी कंटिन्यू रखा गया, उनसे लोगों ने बहुत सारे आइडियाज़ लिबर्टी के आए, ठीक है, और इसको फॉलो भी किया लोगों ने। जो नेपोलियन जो है चेंजेस कर गया था, जो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स थे ये इम्पोर्टेंट थे और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन थे। दी स्प्रेड फ्रॉम द फ्रांस और रेस्ट ऑफ द यूरोप। ये फ्रांस से दूसरे यूरोप के देशों में फैले 19वीं सेंचुरी में, और फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया। और क्या किया बेटा, कॉलोनीज पीपल जो थे उन्होंने भी इनके आइडियाज़ से इंस्पायर्ड हुए और फ्रीडम के लिए मूवमेंट्स किए, अपने देश के जो नेशन स्टेट बनाने के लिए एफ़र्ट्स किए। और कॉलोनी जैसे टीपू सुल्तान था, इंडिया में भी फ्रेंच लोगों ने रूल किया था, ब्रिटिश कंपनी ने रूल किया था। तो इनके जो आइडियाज़ थे, इनकी जो रेवोल्यूशंस थी, टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय, इन्होंने भी उनके आइडियाज़ से जो है मोटिवेट होकर इंडिया के अंदर लोगों को अवेयर किया। अब राजा राम मोहन राय ने देखो कितनी बुक्स लिखी थी, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, जिसके जो है लोगों को उन्होंने अवेयर किया था ब्रिटिश पॉलिसी से, और बताया कि यूरोप के अंदर ये कैसे राइट्स देते हैं लोगों को, तो हमें भी राइट्स की डिमांड करनी चाहिए। टीपू सुल्तान थे, उन्होंने भी फाइट की थी। तो ये कुछ उदाहरण हैं, यानी कि फ्रीडम मूवमेंट्स के जो लीडर थे वो बहुत ज़्यादा इन रेवोल्यूशन से प्रभावित थे और वो ऐसे ही राइट्स अपने देश में भी चाहते थे। ठीक है बेटा, चैप्टर ख़त्म हो गया है। गुड बाय।